बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाफी टाइम विद मकसूद। जी हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? यार ये ठीक ठाक मैंने तकल्लुफ़न पूछ लिया, बाकी जितना आप ठीक हैं सारा ही पता है, बिकॉज कि मैं भी तो इसी मुल्क में रहता हूँ। वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चेंज आ रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तग़य्युरात ज़माना है, आज कुछ तो कल कुछ। लेकिन ये जो जुमला है पाकिस्तान में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा फिट होता है, बिकॉज जब आप सो के उठते हैं तो आपकी सारी मिनिस्ट्री चेंज हुई होती है। पल पल में कैसे ये रंग बदलती है ये तो आप जानते हैं या मैं जानता, बिकॉज कि हम बोथ वी आर पाकिस्तानी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि इन हालात में जैसे तैसे भी वो अपना काम करते चले जाते हैं। हम बड़े बड़े मारने के दर पे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी आज जो मेरे प्रोग्राम के मेहमान ख़ास हैं, उन्होंने एहसास दिलाया है कि जिस चीज़ को आप बहुत मामूली समझते हैं ये मामूली नहीं है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो ये मामूली बात अगर हम बहुत बड़ी समझ के अपने ऊपर वारिद कर लें और इस पर प्रैक्टिकल अमल करना शुरू कर दें तो बहुत सी कबाहतों से बच सकते हैं। रोड सेफ्टी, जी हाँ, रोड सेफ्टी पे हम लोग काम ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। हालांकि इस रोड सेफ्टी पे बहुत सारा काम होना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से एक तो एक्सीडेंट हो गया, वो लॉस हो गया, लेकिन एक्सीडेंट के नतीजे में बाद में जो एक लॉस फिल करने की ज़रूरत पड़ती है उस पर एक लंबा अरसा लगता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी बीत जाती है। इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद हैं तस्लीम शुजा साहब। तस्लीम साहब ने दुनिया घूमी है और दुनिया को इस चीज़ से बावर करवाया है। खुशकिस्मती आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम कहते हैं। जी तस्लीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र माशाल्लाह। एक लंबा अरसा आपने सेफ्टी, केयर एंड सेफ्टी में गुजारा, फिर एक कंपनी के, अब मैं रिटायर्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको छोड़ने के बाद एक आपने अपनी पर्सनल लाइफ शुरू कर ली। पर्सनल लाइफ में आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, खिदमत खलक भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है सारा कुछ तो नहीं आप बताएंगे। शुरू कहाँ से किया सर? लाइफ की स्टार्टिंग तो आप ये समझें कि जैसे सब लोग होते हैं कोई एक अच्छा सफ़र की तलाश में, तो कभी आपको लकी होते हैं तो बड़ी जल्दी आप उस स्टेयर पे आ जाते हैं और फिर आप चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि सम टाइम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैंने स्टार्ट में ही फ्लाइंग हो गई थी, ऐसा नहीं था। बड़ी मेहनत की और मैं, चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ सेलिंग में बन रही थी, मार्केटिंग में, तो जब वहाँ से स्टार्ट किया तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया, फिर आगे चलते रहे। ऑलमोस्ट मैंने एफएमसीजी में भी काम किया, बॉटलिंग में काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया। मैं आपको यहाँ पे रोकूँ, मुझे ये बता दी कि आपने किस में काम नहीं किया? ये बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। माशाल्लाह आपकी लाइफ की जब हिस्ट्री में देखता हूँ ना तो कि आपने ये भी किया, आपने ये भी, और स्पेशली मैं आपसे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि आप मोटिवेशनल बहुत अच्छे हैं। हालात जैसे तैसे भी आपने जो फेस किए हैं, जो कुछ मैं आपको जानता हूँ, आप घबराए नहीं, आप निकल जाते हैं। ये स्ट्रेंथ, ये ताकत, ये सोच कैसे आती है? कि बनाना पड़ता है आपको इसके लिए या कुछ पढ़ना पड़ता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो आपके माँ बाप होते हैं ना, वो इस चीज़ को आपके अंदर डेवलप करते हैं। तो मुझे याद है कि मैं 7th में था तो कराची जा रहा था मैं अकेला, तो मैं भी रो रहा था और मेरी वालदा भी रो रही थी। दोनों रो रहे थे और मेरी एज थी शायद कोई ऑलमोस्ट 11 के करीब, 7th क्लास। इंटरेस्टिंग। तो मेरे वालिद साहब ने कहा वो कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा ये स्टेशन पे उतरेगा और बाद में चढ़ नहीं पाएगा। और मेरे वालिद साहब ने कहा मेरी बात सुनो, कहीं अव्वल तो उतरना नहीं, अगर उतरोगे तो जो भी कंपार्टमेंट सामने आए ना उसमें चढ़ जाना, सारी ट्रेन थ्रू होती है। ठीक है। तो वो यानी कि पहला कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि जी फादर ने ये दिया। मैं 7th में ही था तो मेरे वालिद ने कहा यार ये तुम रिवर्स करके गाड़ी रैंप पे चढ़ा दो तो तुम्हें मैं मॉल से गाड़ी दे दिया करूँगा चलाने के लिए, बड़ी अर्ली एज में। तो मैंने उसको चढ़ा दिया रिवर्स करके, मिरर में बैग देख के। तो मॉल्टोन जैसे आता मेरे वाले से मुझे गाड़ी दे देते थे, चलो अब आप चलाए। तो कॉन्फिडेंस खुद पैदा नहीं हो जाता। जी बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि ये कॉन्फिडेंस बच्चे को शुरू से साथ साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ इसके उलट होता है, खबरदार ये मैं तेरी लत्ता पान देनी है। एग्जैक्टली। वो सारी ज़िंदगी लत्ता तो सलामत रहती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। बिल्कुल ऐसा है।
बिल्कुल, यू आर राइट। ये चीज़ जिसको मिल जाती है ना, फिर आपके बाद कहते हैं अच्छा यार आपने लॉस कर दिया, कोई बात नहीं, गाड़ी मार दी यार, मारोगे नहीं तो ड्राइवर कैसे बनोगे। तो ये चीज़ें मुझे अपने फादर से शुरू से मिली कि यार किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, नुकसान हो जाए घबराते नहीं हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही। और कभी हिसाब नहीं लिया पैसे दे के कि यार ये आप चीज़ें ले आए तो कितने की लाए या नहीं लाए। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के बगैर ना आप ग्रो नहीं कर सकते कभी भी। अगर जी ये होंडा डिपार्टमेंट की आपकी पहली जॉब थी? नहीं, उससे पहले मैंने अगर कम करूं तो शायद 6-8 तो थी। अच्छा, उससे पहले आप 6-8 कर चुके थे। ये क्यों बदल रहे थे बार बार? हाँ। आप फिट नहीं हो पा रहे थे, सेटिस्फिकेशन नहीं हो रही थी, या वो लोग आपको इसके काबिल नहीं समझ रहे थे? असल में स्टार्ट मेरी जो जॉब थी वो बैंक से शुरू हुई थी। 3 इयर्स में बैंक में रहा। ये ले, उसके बाद ये मुझे आज पता चला ये बैंक में भी रहे हैं। नेशनल बैंक कराची में था। फिर मेरी मैनेजर के साथ कुछ खटपट हो गई, हालांकि बाद में हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती रही। तो मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं करनी, बैंक में जाऊँ, पर मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं थी। जो क्लैरिकल काम है ना वो शायद मैंने ज़िंदगी में कभी लाइक नहीं किया कि यार मैं हर वक्त रजिस्टर में पढ़ता रहूँ, लिखता 2 जमा 2 मुश्किल, 2 जमा 2 वो मेरे अंदर नहीं था। तो मेरे अंदर चीज़ थी वो शुरू से, जो मेरी बचपन था वो इस तरह था कि कभी आपकी शॉप पे बैठ गए, वहाँ बैठ के जूते बेचने सीख लिए, दोस्त की दुकान पे बैठे वहाँ पे कपड़ा बेचना सीख लिया। तो मुख्तलिफ दोस्तों के साथ साथ सेलिंग जो है ना वो बिल्ट इन बन गई चीज़ के यार कस्टमर को डील कैसे करना है। तो वो वहाँ से फिर ये निज़ाम चलता है। अगर जी कोई भी प्रोफेशन है उसमें आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अकाउंट होता है। अगर मैं गलत नहीं तो 50-55 के आसपास में तो आप होंगे जी। तो जो आपने शर्ट पहनी हुई है तो मोस्टली तो ये शर्ट्स बचपन में पहनते हैं, आप 55 में भी वही पहन रहे हैं, मतलब कि आप अपने बचपन को अभी भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। मैं जनरली फील करता हूँ कि यार जब तक आपकी सांस चल रही है आप अपने अंदर ये चीज़ मत डालें कि मैं इस एज ब्रैकेट में आ गया हूँ, अब मैं इसमें आ गया हूँ। आप जो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, अगर आप उनको पढ़ें तो वो यही कहते हैं यार जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप वो पहने, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो खाएं। इस चक्कर में ना रहें कि लोग क्या कहेंगे। जब आप लोग क्या कहें में जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। घर से कभी एतराज़ है ये इतनी कलरफुल कलर शर्ट पहन के किधर जा रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल एतराज़ हुआ है। फिर वहाँ क्या बहाना बना? पिंक कलर आपने पहन लिया। मैंने कहा यार मेरे पास शर्ट आ गई, मैं बाहर गया था वहाँ से, भाई ने भी ली। अच्छा तो उसने कहा यार भाई ये तुम ले लो। मैंने उसे कहा यार ये देख लो ज़रा अजीब सी ना लगे। हाँ मैंने कहा यार थोड़ा सोबर कपड़े, लेकिन उसने कहा और यार बड़ी अच्छी लगेगी जीन्स के साथ, तुम ले ले। अब मैं कम ही पहनता हूँ, लेकिन जब शुरू में पहनता था तो आंखें ज़रूर होती थी कि बंदा ज़रा देख लो ये तुम्हारे लिए ठीक भी है या नहीं है। अच्छी शर्ट का आपको शौक कॉलेज दौर से, स्कूल दौर से, या उससे भी पहले शुरू हो गया था? नहीं, हम जब मैंने 82 में बैंक ज्वाइन किया, बड़ा अर्ली में, एफएससी के बाद ग्रेजुएशन मैंने उसके बाद बैंक के अंदर ही की। उस ज़माने में ना मैं कराची शिफ्ट हो गया था लाहौर से। ये किसके लिए अच्छी शर्ट पहनते थे, सही बताना है? अच्छा बड़ी है वो, मैं आपको ये बता रहा था कि क्रांति सिंगापुर की एक कंपनी थी, क्रांति, उसके बटन पे लिखा होता था क्रांति। ठीक है। और वाइट कलर की हर कलर में शर्ट आती थी और बहुत बारीक कपड़े की होती, बहुत फाइन होती थी। तो और यूथफुल के शूज़ आते थे और उस वक्त बैंक में थे और 595 रुपीज़ सैलरी थी। तो उसमें शर्ट भी आ जाती थी आराम से 2 और जूते भी आ जाते थे। नहीं आगा जी आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने ये पढ़ा है कि जिस दिन बंदा को अच्छी शेव करता है, ऐसी गुलाबी सी शर्ट पहनता तो वो दिन उसका अपना नहीं होता। आप कह रहे हैं मैं शुरू से ही ऐसी शर्ट पहनता, तो वो दिन किसका होता था? देखें बात ये है कि मेरी कास्ट है मुग़ल और मुग़ल शौकीन होते हैं, तो इसके ऊपर तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा तो, आपको डर नहीं लगता ये प्रोग्राम तो पाकिस्तान में जो देखा जाएगा तो आपके घर भी देखा जाएगा फिर? नहीं, मेरे और मेरे बच्चों फैमिली के साथ ना गैप नहीं है। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गैप जब होता है ना तो फिर आपको परेशानी होती है। मैंने शुरू से अपना जो वॉलेट है वो ओपन रखा, अपना
इसके अंदर कोई कोड नहीं लगा हुआ, तो हर चीज़ ओपन है, तो कोई बंदा देखता भी नहीं है, ये नहीं है कि देखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वही बात आ गई, जैसे मेरे बाप ने मुझे डेवलप किया था, मैंने अपने बच्चों को डेवलप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली, बहुत वो आपको पेरेंट्स से मिला, वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें जो कम्युनिकेशन गैप की आपने बात की, आजकल जो एक बहुत बड़ा एक फुकदान पैदा हो रहा है कि बच्चे समझते हैं कि ये कल के जो माँ बाप, ये पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हें आता जाता कुछ नहीं, बिकॉज उन्होंने ना व्हाट्सएप देखा, ना फेसबुक की, ब्ला ब्ला जो कुछ भी है। और हम ये समझते हैं कि बच्चों में रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई हुई है, वो कहने का नहीं, वो पास नहीं बैठते, एक गैप, डिस्टेंस आ गया है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आप शुरू से जब बच्चा छोटा हो ना, तो उसको से एक बात सिखाएं कि आज स्कूल में क्या किया, वो आके बताएगा आपको, तो आपका उसका कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसे आदत पड़ जाएगी। वो फिर डेली आके बताएगा, तो आप आधा घंटा अगर आप उसको देते हैं, अच्छा जी आज क्या किया आप लोगों ने, तो वो आज ये हुआ, आज ये हुआ, क्लास में ये हुआ, फलाना। अब उसका मकसद आपने उसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि यार ये मैं देखो मेरा बच्चा नहीं, उससे हम ये देखते हैं कि यार इनके स्कूल में प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बच्चों के साथ क्या कोई चीज़ नई होती है या सिर्फ किताबों में ही फंसाया हुआ है उन्हें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप कोई रोल किसी को स्कूल देता है कि जी ये इस दफ़ा आपने ये बनना है, ये करना है, या कोई ऐसी चेकिंग होती है कि भाई लास्ट टाइम आप कितने % मार्क्स थे, आप कम आ रहे हैं, या आप लेज़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो बच्चे आके बताते हैं वो फलाना बच्चा सो रहा था, वो रो रहा था, वो ना खाने में ये चीज़ लेके आया था। तो हम ये उससे बच्चे के अंदर जो है ना एक स्पीकिंग पावर बढ़ती है। गुड गुड। तो जब स्पीकिंग पावर बढ़ती है तो सोचे भाई जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसको जो है ना पता लग जाएगा कि यार मुझे कहाँ पे क्या चीज़ बात करनी है। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप बच्चे और अपने दरमियान जो गैप है ना, उसको ख़त्म करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में सवाल करें, और मेरा ख्याल है डेफिनेट उसको भी इंटरेस्ट पैदा हो कि कोई तो है जो उसकी बातों को अहमियत देता है। ये फ़र्द वाहिद अगर करता है तो एक करते करते इकाइयाँ इकट्ठी हों तो एक माशरा तश्कील पाता है। और ऐसे ही अगर एक माशरा अच्छा बन जाता है तो आप खुद सोचें, विजुलाइज़ करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे। आगे जी थोड़े से बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया देखी है। मैंने अपने इंट्रो में बात की थी कि पाकिस्तान के हालात की कुछ समझ नहीं आती। क्या फ़र्क महसूस करते हैं हम कि जब आप बाहर जाते हैं तो दिल करता है कि यार काश मेरा पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहला फ़र्क होता है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ना, आपको ये खौफ नहीं होता कि यहाँ पे मुझे कोई लूट लेगा या मुझे कोई मेरे साथ कोई ऐसा केस हो जाएगा। मोस्टली 99% नहीं होता है। पहली चीज़, उससे आपके अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि यहाँ जो स्टेबिलिटी है ना, गवर्नमेंट के लॉज, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनके, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। और मोस्टली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पुलिस नज़र नहीं आती हो। लोगों ने अपने आप को चेंज किया हुआ है और सबको पता है कि हमें लॉ को अबाइड करना है हर हालत में। हमारे यहाँ ये मसला है कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये है जस्टिस नहीं है। जो होता है जस्टिस फॉर ऑल, वो नहीं है। जस्टिस फॉर ऑल में वहाँ पे है, वहाँ पे हर बंदे को पता है कि अगर मैंने ये चीट किया 99%, तो या तो मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, मेरा दोबारा अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है। दूसरे खाने पे अगर हम आ जाए तो हर चीज़ जो उनका जनरली यूज़ करते हैं बिल्कुल प्योर होती है। आप आंख बंद करके उठाएं, फिर कभी शेल्फ में वहाँ पे आपको एक्सपायर चीज़ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको स्टोर में आप जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट एक्सपायर मिल जाएगी। जी जी। और उसके बाद वो जो दुकानदार होता है आपको मुतमिन करता है। हाँ, कहाँ कुछ नहीं होता, अल्लाह दी सुपुर्द। हाँ जी, और कुछ नहीं होता तो फिर अल्लाह की सुपुर्द। अगर ये कहाँ कहाँ घूमे आप? सर मैंने सबसे ज़्यादा तो थाईलैंड देखा, चूँकि मैं एशियन होंडा का ऑफिस थाईलैंड में है, तो मोस्टली मैं कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी
कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और घूमने के लिए भी, तो मेरे ख्याल में 13 टाइम्स जो है ना मैंने थाईलैंड को विज़िट किया और बहुत ज़्यादा किया है। 70-80% थाईलैंड देखा है मैंने। थाईलैंड का तो मोहल्ला मोहल्ला याद हो गया होगा। कम से कम जो बिग सिटीज़ हैं उनके, जैसे बैंकॉक है, पुखट है, पताया है, ये जो जगह हैं उनकी ऐसी घूमने वाली, फिर उनके आइलैंड्स वगैरह हैं, तो वो सारा वहाँ बड़ा एंजॉय किया। फिर मलेशिया तो 3 टाइम्स मैंने देखा है। फिर जैसे अब इधर आ जाएं गल्फ़ में तो बहरीन है, दुबई है, शारजा, अजमान वगैरह सारी रियासतें, फिर USA, फिर उसके बाद आप यूरोप में भी मैंने कोई 6-7 टाइम यूरोप विज़िट किया हुआ है, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। तो वहाँ आप अंग्रेज़ों को पढ़ाते थे? नहीं, ट्रेनिंग देते थे? मोस्टली 80% जो है वो तो मैंने एंजॉयमेंट के लिए देखा है। 20% जो है वो ट्रेनिंग्स के लिए कंपनी भेजती थी। कंपनी ट्रेनिंग के लिए भेजती थी, आप एंजॉयमेंट करते रहते थे? देखिए वहाँ ये है, जैसे मैं जापान है, मैं 4 टाइम मैंने जापान विज़िट किया था। वहाँ मैं ट्रेनिंग और कंपटीशन में जाता था, तो सुबह से शाम तक बंदे की इतने हालात नहीं होते थे कि जी आप शाम को जाके घूमें। थाईलैंड में ज़रूर है, टाइम मिल जाता था, आप बाहर चले जाएं और वो, लेकिन बार बार देखने के बाद ना दोबारा आप सिर्फ ये देखते हैं कि यार लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे ये रोड नहीं थी, अब मैं आया हूँ तो सबवे बन गया, ओवरहेड्स बन गए। तो हर दफ़ा जब आप जाते हैं तो आपको डेवलपमेंट नज़र आती है। आप वहाँ पे डेवलपमेंट चेक करने जाते थे क्या? देखिए इंसान के अंदर जो है ना, जब आप कहीं पहुँचते हैं ना तो 2 चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं। एक, वहाँ का अगर खाना आपको मज़े का लगता है कि यार मुझे नई चीज़ खाने को मिल रही है, मुझे यहाँ नहीं मिलती। दूसरी चीज़ है उनकी डेवलपमेंट देखनी। अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है तो आपने वो जगह विज़िट करनी है। और टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ कि थाईलैंड ने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया दुनिया में। और आज उनके मैंने गांव भी देखे हैं जाके, हर जगह पे रोड्स बने हुए। गुड। तो ये है मेन चीज़। अच्छा जी, एक कभी भी मैं ना वो एक गैप महसूस कर रहा हूँ कि वो जो आप मुझे बता रहे हैं कि आप जापान, थाईलैंड या जर्मन वगैरह, तो आपका टॉपिक क्या था, किस पे आप बात करते थे? देखिए जो अगर जापान जाते थे तो मैंने वहाँ से सबसे पहले तो मोटरसाइकिल ट्रेनर की ट्रेनिंग की जापान से। तो मैं पहला बंदा था जिसने जापान से सीखा जाके ये मोटरसाइकिल सेफ्टी कैसे होती है। फिर आके मैंने डिपार्टमेंट बनाया और 70 इयर्स मैंने उस डिपार्टमेंट को लीड किया, एक ही डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो वहाँ से हमने पाकिस्तान में रोड सेफ्टी को प्रमोट किया। अब ये जितना वार्डन सिस्टम आप देख रहे हैं सब मेरे शागिर्द, जितनी लड़कियां चला रही हैं बाइक, वो सब हमारे थ्रू होकर गई हुई हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी रैली की थी फीमेल की होंडा ने। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पाकिस्तान में, और दुनिया में सेफ्टी के ऊपर जापान जो है और स्पेशली होंडा वो बहुत आगे है। उनका फोकस है कि सेफ्टी फर्स्ट। तो कहते हैं मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहले लाजमी होना चाहिए। अभी हमने लास्ट कोई 7-8 इयर्स बहुत ज़्यादा कैंपेन करके हमने हेलमेट लाहौर में कंपलसरी करवाया और सीट बेल्ट करवाई। तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने जो ये 2 काम पुलिस के साथ मिलके कर लिए, ये मेरी एक बड़ी अचीवमेंट है। ये देखने में बड़ा मामूली सा काम लगता है, लेकिन जब इसके आफ्टर शॉट फैक्ट्स देखें तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं कि एक्सीडेंट जिसने हेलमेट नहीं पहना वो ज़रा कंसीव करें तो वो अगर खुदा न खासा स्ट्रक होता है तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन अगर हेलमेट पहना हुआ है ज़बरदस्ती या मजबूरी या किसी भी वजह से, तो उसकी सेफ्टी हो जाती है। तो हमें इसको अपना हिस्सा बनाना चाहिए कि रोड किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप बहुत मोहतात अंदाज में चल रहे हैं लेकिन सामने जो स्ट्रक हो जाता है गलती से या पीछे से कोई हिट कर देता है, तो सो दैट अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपको बचाने के लिए। जी श्योर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने दुनिया देखी है, तो थोड़ा सा वो जो अच्छी चीज़ें आप बाहर देख के आए हैं, वो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि वो पाकिस्तान में अगर हम अप्लाई करें तो हमारे अंदर भी सुधार आ जाए कि हम बग़ैर पुलिस के भी ठीक हो जाएं, बग़ैर डंडे के भी ठीक हो जाएं? हमारी जो बेस है ना, अभी हमारा आप ये देखेंगे जो हमारी लाइफ है वो है 75 ईयर्स, ठीक है।
थोड़ी पाकिस्तान की। हाँ 75? अच्छा, अब वो जो नहीं थोड़ी नहीं है, लेकिन वो जो 75 ईयर्स है उसमें हमने कभी कोशिश नहीं की, या हमारे जो समझे लीडरान हैं उन्होंने कभी हमें कौम बनाने की तरफ कोशिश नहीं की, और हमने अपने जो स्कूल का करिकुलम है उसके अंदर कभी बच्चों को रोड सेफ्टी नहीं पढ़ाई या सेफ्टी ओवरऑल नहीं पढ़ाई। ठीक है, अब जब एक आदमी ने सीखा ही नहीं बचपन से और जब वो बड़ा हो गया तो उसका एक माइंड सेट हो गया कि जी मैंने ओ नहीं जो तो कुछ नहीं था। अच्छा, हमारा एक बड़ा बिलीव होता है ओ जी अल्लाह खैर कर से, अल्लाह खैर कर से, सही है। अच्छा, अब हमारे फ्रंटियर में चले जाए वो तो 100% जो है ना वो से भी ऊपर है। वो कहते हैं मर गया ना तो अल्लाह की तरफ से मर गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये खुदकुशी है, और इस्लाम में खुदकुशी हराम है। आपको पता है कि जी मैं इलेक्ट्रिक की किसी वायर को पकड़ूंगा मर जाऊंगा, तो पकड़े क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल। तो आपको पता है कि मैं हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाऊंगा, गिरूंगा, मेरा सर टूट जाएगा, तो उधर तो नहीं जा रहे, इधर चला रहे। फिर आप ये देखें कि 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो 2 व्हीलर चला रहे हैं। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। अलाउ इसलिए नहीं होता बेसिकली कि 10 साल के बच्चे से कोई टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को, उसका रोड सेंस डेवलप नहीं हुआ होता, उसको इतना आइडिया नहीं होता मैंने लेफ्ट को देखना राइट, उसे अपनी चलानी है, बस अपने आप को निकालना है उसे, बाकी को लग जाए कुछ भी हो जाए। तो हमारे यहाँ जूनियर लाइसेंसिंग का भी अभी बड़ा लाइसेंसिंग का सिस्टम, मतलब जहाँ पे भी आप बोलेंगे वहाँ से अंदर से ना कोई अच्छी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। देखिए 75 साल के हम होने के आए हैं गो कि अगर हम अपने आप को थपकी दें, झूठा दिलासा दें जी कि कौमों के लिए ये 75 साल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चले मान लिया इस फलसफे को भी कि 75 साल कुछ नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नज़र आना चाहिए ना कि सुधरने की इब्तदा हो गई है, कि अब हमने एक डायरेक्शन पकड़ लिया कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है कि 75 साल के बाद हम उसकी किसी डायरेक्शन पे चल पड़े? देखिए, होप फॉर द बेस्ट तो हमेशा इंसान को रखनी चाहिए। ठीक है, अब आप ही के मुल्क में इस्लामाबाद है, वहाँ पे आप कोई वायलेशन नहीं कर सकते, विदाउट हेलमेट आपको एक बंदा भी नहीं नज़र आएगा वहाँ। ठीक है, सीट बेल्ट के बगैर कोई बंदा नहीं नज़र आएगा। पुलिसिंग सिस्टम ऑलमोस्ट बाकी जगहों से बहुत अच्छा है उन लोगों का। तो जब हम इस्लामाबाद को चेंज कर सकते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबको चेंज की तरफ ले जा सकते हैं। लाहौर भी बहुत चेंज हुआ है, बट स्टिल हम लोगों का हक खाते हैं। इधर से गाड़ी लाए आगे, मैं निकल जाऊँ, ये जो मैं है ना, प्रॉब्लम ही मैं है और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जो मैं निकाल दें आप अंदर से बंदे के, तो आप समझ लें कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाह वाह। वैसे तो माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, लेकिन ना आज हमने एक फ़ोकस किया कि ये रोड सेफ्टी के हवाले से बात करें। कहने को एक मामूली सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इस पे प्रैक्टिकली अमल करना शुरू कर दें तो बहुत सारी कबाहतों से, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कई घराने फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता एक इकलौता जवान कोई घर का कफ़ील है कोई भी, अगर वो दुनिया में नहीं रहता है एक्सीडेंट की वजह से, और बाद में पता चलता है उसकी गफलत से ये एक्सीडेंट हुआ है, वो एक तलाफ़ी जो एक सदमा है वो सारी ज़िंदगी नहीं जाता। लेकिन अगर वो समझ के पढ़ के जाता है कि नहीं यार इसका ये फ़ायदा हो सकता है, तो आप सोचें कि एक ख़ानदान की सेफ्टी हुई रहती है। आगा जी, कोई मैसेज, कोई पैगाम स्पेशली 1 व्हीलर्स के लिए क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 1 व्हीलर को ये एहसास होना चाहिए कि वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और शाम को लोग उसका इंतज़ार करते हैं घर पे कि जैसे सुबह सही गया है वैसे ही शाम को वापस है। अब 1 व्हीलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक, खेल है, क्या दुनिया में होता है, लोग करते हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? हर गेम का एक ग्राउंड होता है ना, हर गेम का एक ड्रेस होता है। तो भाई अब क्रिकेट में विकेट कीपर को आप ग्लव्स ना बनाएं, वो कितने के गंदे बगैर उसके पकड़ लेगा। बिल्कुल ठीक। तो वो अपने हैंड की सेफ्टी के लिए ग्लव्स ले रहा है, वो कोई उसके ऊपर कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं हो गया कि नहीं हो तुमने ये पहने बगैर नहीं जाना। अब अगर आपने मोटरसाइकिल चलानी है और आपने 1 व्हीलिंग करनी है, पहली तो बात है कि रोड्स के ऊपर 1 व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान किसका होगा। पहले तो ये चीज़ देखना है
कि सेफ्टी का जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो हम ये बताते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें, कोई भी काम, और देखेंगे इसमें मुझे हैजर्ड क्या है। और एक इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम कर रहा है, 1 सेकंड के लिए रुके, देखे यार ये जो तार से मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं इंसुलेटेड प्लास ले लूँ मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं ग्लव्स पहन लूँ ख़तरा और कम हो जाएगा, मैं जूते ज़रा थोड़े से पहन लूँ, लकड़ी की पट्टी रख लूँ तो ज़ीरो कर लेगा। तो मोटरसाइकिल वाले को भी पहले अपने आप को सारी चीज़ों से ज़ीरो करें। That's great. हेलमेट पहना हो, ग्लव्स पहने हो, ठीक है। जो एक्चुअल राइडिंग का गेम का लिबास है वो तो पूरी सेफ्टी किट है, वो आपने पहनी हो। आप कहीं भी गिर भी, देखिए आप लोग 200 प्लस की स्पीड पे गिरते हैं, उठ के फिर आ जाता है ट्रैक के ऊपर। अगर उसने वो लिबास ना पहना हो, एहतमाम ना किया हो, तो लोगों के, जवान बच्चों के लिए स्पेशली जो ये 1 व्हीलर है, उनसे यही रिक्वेस्ट है यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी, ठीक है। अगर आपने इसको, हमारे यहाँ मज़े की बात मैं आपको और बताऊं कि ख़तरा तो लेते हैं मोल, ब्रेकें निकाल देते हैं। ये ब्रेक नहीं लाने, हेलमेट नहीं पहनना, बूट नहीं पाने, ठीक है। अब इस पर शर्त लग रही। अच्छा, जिस चीज़ को कम करते जा रहे हो, शर्त का लेवल जो है वो हाई होता जा रहा है। मतलब एक तो ये है कि चलें जी मैं हेलमेट पहन के 1 व्हीलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, जितने 1 व्हीलर्स की डेथ हुई है आप देखें, सबकी हेड इंजरी की वजह से डेथ, सबकी हेड इंजरी की वजह से डेथ हुई। चले अगर वो हेलमेट पहनता है 50% तो रिड्यूस होती है ना उसका जो भी खतरा है उसमें। तो यही लोगों को बताने की ज़रूरत है कि प्लीज़ 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 पहले तो मोटरसाइकिल सीखें। बगैर सीखे आप चलाते हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने कोई इस तरह की बेहुदा हरकत करनी है तो कोई ट्रैक पे किसी ऐसी जगह पे जाएं जब बाकी लोगों को ना मारे आप। और तीसरी चीज़ ये है कि यार गियर्स जो है ना सेफ्टी के, वो मस्ट पहने जी। तो आगा जी की बातें सुने, मैंने तो बहुत इसको एंजॉय किया, मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। इन्होंने एक बात की कि ये 1 व्हीलिंग है, ये गेम है, अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें, इसको खेल समझ के खेलें और वहाँ खेलें जहाँ ये खेलने का कोई ग्राउंड या स्पेसिफिक कोई एरिया है। सड़क, गलियाँ ये मैदान नहीं है, ये गुज़रगाहें हैं। अगर यहाँ पे आप खेलेंगे बग़ैर किट के तो न सिर्फ आप अपने आप को दांव पे लगाते हैं बल्कि दूसरी की ज़िंदगी में भी आप दांव पे लगा देते हैं। खेल को खेल रखें, ज़िंदगी को खेल तमाशा मत बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में। आगा जी बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।